नेट पे ही देख सकते हैं। कल कौन से नंबर 9 तक बात हो गई थी ना, व्यापारिक अनाज उत्पादन कृत प्रदेश, हो गया था बात इस पे। विटलसी के द्वारा जो विश्व का कृषि प्रदेश का वर्गीकरण है उसकी ये आखिरी क्लास है। उसमें जो बचे हुए हैं 13 प्रदेशों में से, तो 10वें नंबर का जो प्रदेश है विटलसी, के द्वारा विश्व के कृषि प्रदेश, इसके अंतर्गत जो 10वां नंबर का है उसमें है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। व्यापारिक फसल एवं कृषि उत्पादक प्रदेश। और ये जो टॉपिक है विटलसी वाला इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन रहेगा, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे जो फसल पशुपालन बोले है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फसल और जो खेती भी की जाएगी और साथ ही में जो पशुपालन किया जाएगा इन क्षेत्रों में, वो किस उद्देश्य से होगा, उसका प्रमुख उद्देश्य होगा व्यापारिक, मतलब फसलों की भी खेती व्यापार के उद्देश्य से करेंगे, अब पशुओं का भी जो पालन करेंगे आप व्यापारिक उद्देश्य से ही करेंगे। तो फसलों की खेती करेंगे तो जो एक्स्ट्रा जो फसल होती है उसको बेचते हैं, ऐसे ही पशुपालन के अंतर्गत जो भी पशु आदि का पालन करते हैं उनका प्रयोग मांस बेचने के लिए, है ना, दुग्ध संबंधित जो भी पदार्थ हैं, चाहे वह मक्खन हो गया, पनीर हो गया, दुग्ध खुदी है, मक्खन हो गया, है ना, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही में मांस आदि भी ये भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों, चाहे फसल हो चाहे पशु उत्पादन हो, ये किस उद्देश्य से है, व्यापारिक उद्देश्य से है। मतलब कि यहाँ पे यह सब उद्योग की तरह है, ये नहीं कि वहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग खेती में ही लगे हैं, पशुपालन में ही लगे हैं, ऐसा नहीं है। कल भी बताए थे ना कि जो विकसित देश हैं वहाँ पे जो कृषि है वो उद्योग है, वहाँ पे सब लोग कृषि में नहीं लगे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ है कि छोटी सी भी ज़मीन है उसमें भी हम परेशान हैं, पूरे साल भर उसी में लगे रहते हैं 10 लोग, वहाँ पे उद्योग है। जैसे हमारे यहाँ उद्योग सब लोग नहीं करते हैं, इंडस्ट्री कोई कंपनी स्थापित करती है, कोई व्यक्ति स्थापित करता है प्राइवेट में, वैसे ही वहाँ पे कृषि किया जाता है, बड़े बड़े फॉर्म होते हैं वहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको मिश्रित कृषि पद्धति भी कहते हैं। मिश्रित कृषि पद्धति में क्या होता है कि खाद्यान्न या फसलों का उत्पादन होता है, साथ ही में पशुपालन भी किया जाता है। तो क्या कहते हैं इसको, मिश्रित कृषि पद्धति। कंपटीशन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि मिश्रित कृषि पद्धति क्या होती है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें केवल फसलों का उत्पादन हो, जिसमें केवल पशुपालन किया जाए, जिसमें पशुपालन और फसल की खेती साथ हो, तो जो जिसमें दोनों होगा वही क्या होगी, मिश्रित कृषि पद्धति कहलाएगी, ठीक है। इसमें जो कुछ विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं में क्या है, सबसे पहली विशेषता है पशुपालन और फसलों का साहचर्य। मतलब इसका क्या है कि पशुपालन भी होता है और फसल की खेती भी हो रही है ना। पहली विशेषता यही है इस कृषि प्रदेशों की, ठीक है। दूसरी कृषि विशेषता क्या है, बड़े फार्म। बड़े फार्म क्या है, फार्म होता है जो बड़े बड़े खेत होते हैं, ऐसे समझिए, छोटे खेत नहीं जैसे हमारे यहाँ होते हैं। बड़े बड़े खेत जो है वो बड़े बड़े क्षेत्रफल में होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जितना बड़ा आप यहाँ से देख रहे हैं ये कॉलेज का ग्राउंड है, उन्नीस 5 को आप लोगों की कक्षाएं नहीं चलेंगी क्योंकि टैबलेट का वितरण किया जा रहा है और
तो ठीक ही है, मतलब 19/5 को आप लोग छुट्टी है। ये टैबलेट मिल रहा है पीजी वालों का, है ना, पीजी में 4th सेमेस्टर के जो लोग हैं, तुम लोग को भी मिलेगा। सरकार को जीतना है कि नहीं, वोट तो दोगे ना तुम लोग इस बार। तो टैबलेट दे देंगे तब भी नहीं दोगी? अरे सब बदल जाते हैं। किसी को भी दो, वोट तो दो, वोट तो देना ही चाहिए। तो फसल और पशुपालन का साहचर्य हो गया। दूसरा फार्म, जो फार्म है वो बड़े बड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है कि खेत बड़े बड़े हैं। और मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे आप यहाँ कॉलेज का मैदान देखिए और जितना बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा है आसपास खाली, इतने बड़े बड़े खेत, है ना, पूरा एक प्लेग्राउंड के बराबर खेत होते हैं। क्यों ऐसे बड़े खेत है? क्योंकि मशीनों का प्रयोग होता है ना वहाँ पे, मशीनों के द्वारा खेती होती है, कटाई आदि होती है, छिड़काव आदि करने में आसानी होता है बड़े बड़े जब खेत रहते हैं। छोटे छोटे खेत हैं तो उसमें ट्रैक्टर के बराबर खेती है तो उसमें क्या ट्रैक्टर से जुताई करेंगे, तो व्यक्ति को हाथ से ही अपना जो काम है करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे फसल चक्रण, ये विशेषता है यहाँ की, फसल चक्रण। ठीक है। फसल चक्रण क्या होता है? हमारे यहाँ भी फसल चक्रण होता है, नहीं होता है? क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब एक ही खेत है, उसमें हम समय समय पर परिवर्तित करते रहते हैं ना। जैसे बरसात के मौसम में या खरीफ के फसल में क्या बोते हैं? धान, है ना, जब बरसात मानसूनी। फिर उसी भूमि में रबी के मौसम में क्या बोते हैं? गेहूं बो दिया, चना बो दिया, गेहूं के साथ सरसों बो दिया। तो इसी को चक्रण कहते हैं कि फसल का चक्रीकरण हो रहा है ना। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो, बनी रहे। तो इन क्षेत्रों में भी फसल चक्रण किया जाता है। और यहाँ का फसल चक्रण मतलब एक खास अगर पैटर्न विशेषता देखें तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 साल का लगभग या कहीं भिन्न भिन्न होता है हर क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ साल फसलों की खेती करेंगे और फिर कुछ साल घास उगाएंगे। घास क्यों उगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे मिश्रित खेती है ना, तो इनके लिए घास चाहिए, तो वो भी खेती की जाती है, घास की खेती भी होती है। क्योंकि पशुपालन ऐसा नहीं है कि 1-2 ठो पशु पाल के उसका दूध उत्पन्न करके बेच रहे हैं जैसे हमारे यहाँ करते रहते हैं लोग, ऐसा नहीं है। हजारों पशुपालन उद्योग कह रहे हैं ना। जैसे अंडा जो लोग मतलब जो मुर्गी पालन करते हैं, तो 1-2 ठो मुर्गी थोड़ी पाले हैं, वो फार्म ही है ना उनका बड़ा सा, उसमें 1000-10,000 मुर्गियाँ हैं। वैसे ही पशुओं को भी पालते हैं तो 1000-2000-10,000 पशु, तो उनके लिए चारा चाहिए, है ना। ये नहीं कि दूसरे के खेत से छोल के ला रहे हैं और खिला दे रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? घास उत्पन्न किया जाता है, बोया जाता है। अधिक पूंजी निवेश, अब जाहिर सी बात है जब व्यापारिक उत्पादन कर रहे हैं फसल का भी और मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, पशुपालन के लिए भी, पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से होता है। ऐसे जितने सारे जब पशुओं को पाला जाता है तो उनकी देखभाल भी तो करनी है, उनका मतलब मेडिसिन आदि देखना है कि कोई रोग आदि ना हो जाए, है ना। क्योंकि जब आप वस्तुओं को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारी जो चीज़ें निर्यात होती हैं तो विकसित देश उन पे एक प्रतिबंध लगाते हैं। प्रतिबंध ये लगाते हैं कि हमारे यहाँ जो उत्पादन है वो क्या है? अनहाइजीनिक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। हम बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करते हैं। आप लोग गांव में भी देखते हैं बहुत लोग जो है सब्जियों आदि के उत्पादन में इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं सब्जियों में। कहते हैं लौकी आज इतनी बड़ी थी, कल लगा दिया तो पूरा बड़ा सा हो गया, है ना। वो कोई इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन, जो कि पशुओं को प्रयोग किया जाता है, जो कि बैन है, नहीं करना चाहिए। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो दवाई आप उस जानवर को लगा रहे हैं और उससे जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है वो किसी व्यक्ति को बेच रहे हैं, तो उसका प्रभाव, उस दवाई का प्रभाव उस प्रोडक्ट में, उस दुग्ध में या उस सब्जी में पहुंचता है और उसके द्वारा जो व्यक्ति इसको ग्रहण करेगा उस तक भी क्या होता है? पहुंचता है ना। तो इसलिए जो है वो नुकसानदेह होता है। तो इसको फाइटोसैनिटरी प्रतिबंध कहते हैं, है ना। तो ये विकसित देश लगाते रहते हैं, तो इसलिए खर्चा होता है इन सब चीज़ों पे। तो यहाँ पे पूंजी क्या है? ज़्यादा लगती है इस तरह के व्यापारिक फसल और पशु उत्पादक जो प्रदेश हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रदेश है वह है निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश।
व्यापारिक के जगह पर क्या हो गया, निर्वाह फसल। निर्वाह कौन सा नंबर, 11वां नंबर का कृषि प्रदेश। निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। बस एक शब्द बदला है, व्यापारिक की जगह पर क्या हो गया, निर्वाह। निर्वाह का मतलब क्या है, तो वैसी ही खेती होगी, फसल भी होगा। ये विशेषता ज्यादातर विकासशील देशों की है, जैसे हमारे यहाँ आपको ऐसी ही विशेषता मिलेगी। पहली वाली विशेषता मिलेगी कुछ क्षेत्रों में, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब क्षेत्रों में। लेकिन ज़्यादातर जैसे यूपी के क्षेत्रों में आप देख लीजिए, अपने गांव में देखेंगे तो इस तरह की विशेषता मिल जाएगी आपको कि एक घर है जिसके पास 2-3 छोटे छोटे खेत हैं और उसने 2-3 पशु पाले हुए हैं, है ना। ऐसी विशेषता आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। बहुत बड़ा खेत नहीं है, मान लीजिए 4-5 खेत हैं, तो उसमें क्या है कि वो व्यक्ति जितना भी धान का चाहे मानसून में उत्पादन कर ले, चाहे गेहूं का उत्पादन कर ले, उसके पास इतना नहीं होता है कि वो बेच सके, है ना। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं भारत में कि जो जितना कृषि के द्वारा उत्पादन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो बेच नहीं पाते हैं। अपने लिए पहले तो अपनी ज़रूरत है, तो साल भर के लिए रखना है, क्योंकि कृषि पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। एक घर में अगर 2 खेत है तो उसमें 10 लोग निर्भर है ना। तो 10 लोगों के खाने के लिए ही तो बड़ी समस्या है। किसान जो है वो किस लिए संकटग्रस्त है, क्योंकि उत्पादन जो हो रहा है उसकी उत्पादन इतना ही है कि वो खा ले। तो निर्वाह का मतलब होता है कि जीवन यापन चलते रहे। तो ऐसा फसल का उत्पादन या पशु द्वारा जो प्रोडक्ट हो उनसे क्या हो, जीवन निर्वाह चलता रहे। समझ रहे हैं बात। जैसे हमारे गांव के आसपास होता है, लोग खेती किसानी करते हैं, साल भर का भोजन उत्पन्न कर लेते हैं किसी तरफ, और साथ ही में 2-4 ठो पशु आज रखे हैं जिससे कि दुग्ध पालन होता रहे, है ना। तो दूध आदि का प्रयोग अपने जीवन यापन के लिए करते रहे। उनका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम उसको बेचेंगे, अगर बचा तो बेच देंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है कि वो बेचेंगे। व्यापार करना उनका उद्देश्य नहीं है। इसीलिए ऐसे प्रदेश पाए होते हैं जहाँ पे इस तरह का आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे फसल निर्वाह और जो पशुपालन है वह भी निर्वाह ही प्रकृति का है। ठीक है, ये समझ में आई बात कि नहीं। नेक्स्ट इसमें है 12th नंबर है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। बारहवां नंबर है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, व्यापारिक दुग्ध पालन मतलब ऐसे पशुओं का पालन किया जाएगा, है ना। यहाँ पे खेती की बात नहीं हो रही है, खेती कहीं लिखा है इसमें, फसल उसल नहीं लिखा है। मतलब ये जो क्षेत्र होंगे इस तरह के, वहाँ पे क्या होगा, पशुपालन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और वो पशुपालन किस तरह का होगा, ज़्यादातर दुग्ध पालन पर होगा। मतलब दुग्ध वाले प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, पनीर हो गया, है ना। दूध से पाउडर बनाया जाता है जो कि अमेरिका सबसे ज़्यादा बनाता है ना। आप लोग भी घरों में प्रयोग करते होंगे, घर में आता है वो दूध वाला पाउडर, है ना, जिसको सूखा खाने में अधिक आनंद आता है ना। आप लोग चुरा चुरा के खाए भी होंगे, है ना। तो वो कैसे बनाया जाता है, वो दुग्ध प्रोडक्ट ही होता है ना। अच्छी क्वालिटी वाला जो होता है, जो महंगा आता है, वो उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है। बाकी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी करते रहते हैं लोग। तो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन में क्या होगा, व्यापारिक उद्देश्य से पशुपालन किया जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा अन्य देशों को। इसमें जो है जो देश हैं वो डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब बहुत आगे हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डेयरी उद्योग में बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ समस्या ये है, विश्व में जितना भी मतलब जो पशु आदि की संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत में ही है ना। लेकिन समस्या हमारे यहाँ है कि हम उसको उद्योग के रूप में नहीं बना पा रहे हैं। अभी एक अमूल प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल हो गया है हमारे यहाँ, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, गुजरात में हुई थी, एक डेयरी के रूप में,
10-20 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने जितना अपने आसपास के पशु थे उनसे दुग्ध आदि इकट्ठा किया और उसको क्या किया, उससे प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, दूध बेचना शुरू किया, धीरे धीरे दही बेचना शुरू किया। पशुपालन एक ऐसा चीज है जो किसी भी संकट से परे है। खेती करते हैं तो संकट रहता है ना कि पानी मिल पाएगा कि नहीं, फसल में कीट लग गया कि नहीं, सही समय पे बारिश हो पाएगी कि नहीं। इन सब से संकट दूर करने वाला क्या है, पशुपालन। तो अगर किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो पशुपालन कर ले, और खूब पैसा है, पैसा इतना है कि आप पूर्ति ही नहीं कर पाएंगे। उसको रखने के लिए आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आप खुद रोजगार दे सकते हैं, है ना। स्मार्ट एग्रीकल्चर एक चीज होता है जो आज आप देख रहे होंगे। समय कुछ ऐसा आएगा एक आज से 10-20 साल बाद कि ये जो जैसे देख रहे हैं ना, कीमतें जो है इनकी बढ़ती जा रही हैं, है ना। आज 1 लीटर दूध आप लीजिए 60 रुपए का मिल रहा है, अमूल वाला लीजिए वो 30-32 का हो गया है आधा लीटर, 1 लीटर वो 65 का हो रहा है। 2-4 साल बाद जब होगा ना तो पेट्रोल की कीमत और दूध की कीमत एक बराबर हो जाएगी। समझ रहे हैं बात। तो क्योंकि समस्या कहाँ पे है, लोग पशुपालन कर नहीं रहे। आप गांव में देखिए, पहले जहाँ पे हर एक घर में 1-2 पशु रहते थे, अब कोई नहीं रह रहा, क्योंकि कोई करना नहीं चाह रहा है। सबको पता है पैकेट वाला खरीद के लाएंगे, अमूल वाला। तो एक स्थिति तो ऐसी आ जाएगी ना कि जब गांव में एक घर में 1 पशु है, वही एक है जो 10 पशु रखा हुआ है, और 1 लीटर वो 100 रुपए का बेचे, चाहे 200 का बेचे, 500 का लोग लेंगे, है ना। तो पशुपालन एक ऐसी चीज है जिसके लिए क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। आपके पास थोड़ा भी अगर संसाधन है तो आप उस पर पशुपालन कर सकते हैं, है ना। और उसको आराम से बढ़िया दूध बेचिए, दूध नहीं बिक रहा है तो उसका दही बेचिए, दही नहीं बिक रहा है तो मक्खन बनाइए, फिर घी बना लीजिए। और घी की कीमत आप जान रहे हैं 1000 रुपये किलो है। और शुद्ध चीज अगर कोई बेच रहा है तो कौन नहीं लेगा बताओ। लोग मिलावट वाला बेच रहे हैं, उसको तो पूज नहीं रहा है। तो शुद्ध जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है ना। तो निर्वाह में क्या है, व्यापारिक में क्या है कि जो दुग्ध कृषि पालन है वह व्यापारिक उद्देश्य से होता है। और इसमें जब व्यापारिक जहाँ पे भी जुड़ जाए तो सबसे पहले वहाँ पे सोचिए कि वहाँ पे कैसा प्रयोग होगा, तकनीक का प्रयोग होगा। तकनीक, पूंजी, व्यापारिक उद्देश्य से करेंगे तो पूंजी ही लगेगी ना। आपको पशुपालन ही मान लीजिए किसी को करना है, एक भैंस की कीमत आजकल मिनिमम 50,000 रुपये है। क्या 50,000 मतलब मिनिमम कह रहा हूं मैं, मतलब उसमें भी तो क्वालिटी है ना भैंसों की, किस नस्ल की भैंस है। तो मिनिमम मैं कह रहा हूं 50,000, शुरुआती मैं कह रहा हूं। मिलने को 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की भी मिलेंगी, उनकी क्वालिटी होगी ना। मैं मिनिमम कह रहा हूं। तो अगर पशुपालन भी करना है इंसान को तो पैसा चाहिए ना। तो एक सामान्य व्यक्ति अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो 1-2 भैंस से शुरुआत कर सकता है या गाय खरीद सकता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो है उससे पूंजी कमाता जाएगा और आगे उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो पूंजी तो चाहिए, है ना। तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए तकनीक चाहिए, पूंजी चाहिए, उपकरण चाहिए, है ना। अब तो बहुत सारे उपकरण आ गए हैं जो कि पशुपालन के लिए भी क्या है, उपयोगी हैं। आपको उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, है ना। उनको खान पान अच्छा देना होगा, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। ये नहीं कि मच्छर काट ले रहे हैं, वो भी बीमार हो गई बेचारी, तो दुग्ध कैसे उत्पादन होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन है, ये जैसे ये जो क्षेत्र है आप लोगों का, ये अनपरा वाला बेल्ट हो गया, रेणुकूट वाला बेल्ट हो गया, यहाँ पे पशुपालन उद्योग बहुत तेजी से विकसित हो सकता है। समझ रहे हो। अगर किसी को इस क्षेत्र में जाना है तो ये क्षेत्र बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दुग्ध जो पशुपालन है यह मार्केट बेस्ड है, बाजार के चारों ओर। आप जान रहे हैं कॉलोनियाँ हैं, है ना। कॉलोनी में पैसे वाले लोग हैं, है ना, उनको क्वालिटी चाहिए, पैसे की उनको चिंता नहीं है। हाँ पता है, क्योंकि वो डेंगू के लिए उपयोगी है।
डेंगू के समय में वो 250 रुपये का एक पाव मिलता है, 1000 लीटर बिक रहा है ना। अब तो पैकेट बंद आने लगा है, पैकेट में बंद आता है वो, और लोग रखे हैं उसको बेच रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि दुग्ध पशुपालन का मतलब ये नहीं है कि केवल गाय भैंस, बकरी का भी दूध जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स बढ़ाने की बहुत अच्छी क्षमता है ना। आपको डेली भी लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे भी डेंगू हुआ था, मैं भी पिया हूँ, तो मुझे डेंगू हो गया था 2021 में, तो मुझे लगा कि अब मैं हो गया, अंतिम ही समय चल रहा है, तो बहुत स्थिति खराब हो गई थी मेरी। और 1 हफ्ते के अंदर तो फिर मैंने बहुत सारा पपीता का पत्ता पिया और बहुत सारा डेंगू ये बकरी का भी। तो लोग कहते हैं महकता है, थोड़ा बहुत तो महकता है, लेकिन पीने लगो तो अच्छा लगता है। महकने का कारण क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि जो बकरियां हैं वो और चीज़ें कुछ नहीं खाती, वो पत्तियां खाती हैं। उनका दूध इतना न्यूट्रिशियस क्यों है? क्योंकि वो जब जो भी खाती हैं वो चीज़ें, वो सब घास तो खाती नहीं है। पहली बात, जानवरों की यही खास विशेषता है कि वो सारी घासें नहीं खाती हैं, वो उनके लिए जो आवश्यक है। तो जो बकरियां हैं वो पत्तियां खाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली पत्तियां जो खाती हैं, उसके द्वारा उनका जो मिल्क है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है ना। अभी कोई भैंस है, अभी मैं एक जगह से दूध ले रहा हूँ, वो इस समय पे कुछ घास उगाई हैं जो कि अच्छी घासें नहीं होती हैं, तो वो उनकी भैंस वो वाली घास खा ले रही है, तो वो जो ला रहे हैं दूध वो कड़वा रहा है, पता नहीं क्यों। अब ये कंप्लेन मैं किया तो वो 2-4 लोग कॉलोनी में भी वो देने जाते वो भी किए। तो फिर हमने खोज किया कि कोई एक ऐसी घास है जिसको खा लेती है जब पशु, तो उनका जो मिल्क है उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, वो नुकसानदेह भी ये घास है। तो फिर हमने बंद कर दिया, क्या करें, अब ज़िंदगी थोड़ी बर्बाद करना है। तो जो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन है उसमें क्या है कि जो मार्केट है, बाजार, उसके पास में ये विकसित होता है। जैसे ये मार्केट है, मान लीजिए अनपरा कॉलोनी है। अब अनपरा कॉलोनी में तो किसी का खेत होगा नहीं, किसी की ज़मीन होगी नहीं। इसके रेंज में देखेंगे 1-2 किलोमीटर के रेंज में लोगों के पास ज़मीन होगी, खूब सारी ज़मीन होगी। तो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति पशुपालन कर रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसको वो क्या कर सकता है, इस मार्केट में ले जाके आराम से बेच सकता है ना। उसको पैसा मिलेगा आराम से, है ना। मिर्जापुर से वो आस ही पास के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अभी समय नहीं हुआ है भाई, आगे क्या सर, एक लास्ट है बस। 13 नंबर जो है विशिष्ट बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश। तेरहवां नंबर है विशिष्ट बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश। इसकी खास विशेषता यह है कि अब बाजारों के आसपास जो है, जो सब्जी पालन हो गया, है ना, और हो गया फल हो गया, ये मार्केट के आसपास किया जाता है। जो भी छोटा, मतलब छोटे स्तर पर जो है इन चीज़ों का उत्पादन, चाहे सब्जी का हो, फल का हो, फूल का हो, तो इसका मार्केट के आसपास जो क्षेत्र होते हैं उनमें उत्पादन किया जाता है, और फिर मार्केट में ये छोटे छोटे ट्रक आदि में ले जाके बेचा जाता है ना। जैसे आप लोग देखते हैं सब्जी मंडी लगती है मार्केट में, तो वैसी ही है। इसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। क्यों ट्रक फार्मिंग कहते हैं? क्योंकि जो सब्जी आदि का उत्पादन होता है आसपास के क्षेत्र में, तो वो जो बाजार में बेचा जाता है वो ट्रकों में या किसी सामान में ले जाके, वाहन में ले जाके रख के उसको बेचते हैं, इसलिए कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो फसल या फल का उत्पादन होता है सब्जी का, वो छोटे स्तर पर होता है, छोटी सी ज़मीनों में, और मार्केट में उसको किसी वाहन से ले जाया जाता है, इसीलिए उसको ट्रक फार्मिंग है। ठीक है, तो 13 नंबर हो गया। इस तरह से विटिलसी के द्वारा जो विश्व के 13 कृषि प्रदेश बताए गए थे वो समाप्त होता है। तो पहली यूनिट आप लोगों की समाप्त हो गई है। दूसरा मैम पढ़ा रही है ना।